आई थिंक माई मॉम आई वॉज वेरी क्लोज टू। अगर मुझे कुछ भी पूछना था, मैं मॉम के साथ कुछ भी डिस्कस कर लेती थी अगर मुझे करना होता था। बट टुडे जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, आई डिस्कस विद माई फादर। घर में 2500 इज द पॉकेट मनी आई गेट, आई मेक मनी इन लैक्स। और मुझे था कि आई बी द फर्स्ट वन इन माई फ्रेंड्स टू हैव अ कार। so I was the first one in my friends। उस टाइम वो गाड़ी आई थी रिट्स। हाँ। तो मैंने रिट्स खरीदी थी, फिर खुद में चला के कॉलेज जाती थी। रकुलप्रीत is the new lady आयुष्मान खुराना। What do you have to say on that? मैं नहीं बोल I रही would take it as a compliment, but let Rakul be Rakul, because Rakul is, I mean, I think hats off to Ayushmann for the kind of choices he made। जो ट्रेलर में गाना सुना है वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, बट वो बहुत ही कैची गाना है। एंड मुझे ना वो नाम भी बहुत अच्छा लगता है, पटाखा कुड़ी। So I think वो मेरे लिए भी हैशटैग, मतलब मैं अपने दोस्तों को बोलूंगी हैशटैग कॉल मी दैट। हाय गाइस, आज मेरे साथ है छतरी वाली और उनके डायरेक्टर तेजस। वेलकम टू दिल्ली, सो गुड टू हैव यू हियर। बाय द वे, ये छतरी वाली, पहले पूरी बात करूंगी लेकिन अभी पहले बता दूं, ये छतरी वाली वो है जिन्होंने जिम्मा उठाया है सबको सेक्स एजुकेशन की अवेयरनेस फैलाने का। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सबसे पहले तो बिकॉज बहुत जरूरत है। एंड आई थिंक ये मैं नहीं, ढेर सारे लोगों ने कमेंट्स में तक बोला है। आपने देखा होगा ट्रेलर के नीचे बहुत सारे लाइक भर भर के कमेंट्स आए हैं। एंड आई बिलीव आपके पास जो पर्सनल मैसेजेस आए होंगे उनकी तो कोई गिनती होगी ही नहीं, क्योंकि बहुत जरूरत थी। लेकिन अभी छतरी कहाँ है? मैं तो एक्सपेक्ट करी थी वो येलो कलर की छतरी आप लेकर आओगे यहाँ पे, जो जिसके साथ मैं शूट कर रही थी। अभी आप छतरी वाली से मिल रहे हो ना, छतरी वाली से ही बात कर लो। ये बात भी सही है। अभी तो हाँ कोई बात नहीं, फिर वो छतरी हम बाद में लेंगे, बाद में। वैसे भी दिल्ली में मौसम है भी नहीं छतरी का। करेक्ट। पर हमारी छतरी जो है ना वो बिन मौसम बरसात के लिए ही है। राइट, ये अच्छा पॉइंट दिया है वैसे इन्होंने, बिल्कुल ठीक मारा है। वैसे अब दिल्ली की बात हुई है तो पहले ये बता दो कि दिल्ली की ठंड को कितना एंजॉय कर रहे हो? मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं करती ठंड। मैं दिल्ली की गर्मी सह लेती हूँ, बट दिल्ली की ठंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड आई थिंक 3-4 दिन से तो काफी ज्यादा हो रही है। तो या बट अभी हम इंडोर्स है तो इट्स फाइन। या कल आउटडोर है तो देखी जाएगी। आप बताइए तेजस, आपको पसंद है दिल्ली की सर्दी या नहीं? आपको? मुझे तो बहुत पसंद है। सर्दियों से मेरा वैसे पुराना रिश्ता है। नागपुर से हूँ तो हमारे यहाँ पे भी सर्दी काफी होती है, और मुंबई में जाके वो मैं मिस करता हूँ। तो मैं आज बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। इनफैक्ट अभी अंदर हूँ तो मुझे थोड़ा गर्मी लग रही है। अभी बाहर जाओगे तो ठंड लगेगी, बहुत अच्छी वाली ठंड लगेगी, अच्छी वाली। जी जी। तो रकुल, मैं ना दिल्ली की हूँ तो आपको पता ही है दिल्ली के तो काफी ज्यादा लोग फूडी होते हैं। और जब भी मैं एक्टर्स की प्रोफाइल्स देखती हूँ या कुछ देखती हूँ जहाँ पर उन्होंने खाने की बात की हो तो मेरी नजर सबसे पहले चली जाती है, और रिकमेंडेशंस भी देखती हूँ क्या है। तो कल आपका वर्किंग संडे था, आपने इंस्टाग्राम पे सबको बताया भी, बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई, ये खाने जाओ वो खाने जाओ। फाइनली क्या खाया? फाइनली मैंने बिरयानी खाई थी। बिरयानी खाई थी? जी। मुझे लगा था छोले भटूरे खाए होंगे। वो बॉम्बे में नहीं मिलते ना, वो अच्छे दिल्ली में ही मिलते हैं, तो दिल्ली आके खाना पड़ता है। दिल्ली वाला खाना फिर दिल्ली का ही है। दिल्ली का ही है। और अभी दिल्ली की सर्दी में दोनों आए हो तो कोई ऐसी डेलिकेसी है दिल्ली की जो ट्राई करने का सोचा हुआ है कि करनी है? नहीं, मैं घर में मॉम को बोलूंगी कि सरसों का साग और मक्की की रोटी बना दो। ओहो वाओ। आई थिंक दिल्ली की ठंड में वो बहुत अच्छी लगेगी। वो मस्ट है दिल्ली की विंटर्स में। एक खेत भी मिल जाए तो फिर खत्म हो जाएगी। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आई थिंक एक प्लेट ही मिल जाए खाना वो भी बहुत होगा। और जस्ट इमेजिन सरसों के खेत में बैठ के मक्की की रोटी सरसों का साग खा रहे हो, मतलब इससे बढ़िया फीलिंग तो कोई हो नहीं सकती किसी फूडी के लिए, आई गेस। तो खाने की बात की, दिल्ली की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने बताया मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो आप लोग लेकर आए हो, सेक्स एजुकेशन की अवेयरनेस लेकर आए हो। सो तेजस, सबसे पहले आप बताइए कि व्हाई डिड यू एग्जैक्टली थॉट ऑफ मेकिंग दिस वन? व्हाई डिड यू से यस टू दिस? बेसिकली बिकॉज दिस इज एन एंटरटेनिंग स्टोरी। सबसे पहले तो हम फिल्म इसलिए बनाते हैं क्योंकि लोगों को पसंद आए, वो एंजॉय करे, और उसके बाद फिर वो सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वो एक्टर्स, उसके अंदर की सारी सब प्लॉट्स, वो सारी सेकेंडरी चीजें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि लोग फिल्म देखे, उनको मजा आए, और दूसरी बात सारी फैमिली इकट्ठा बैठ के ये फिल्म देखे। तो भले ही हम लोग सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात हम फिल्म में नहीं कर रहे हैं कि जिसमें आपको शर्माना पड़े, छुपाना पड़े किसी से देखने के लिए। सब साथ में बैठ के 12 साल से 120 साल तक अगर कोई पहुंच पाता है, सारे लोग बैठ के देख सकते हैं। ओके, सब देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने करी है, बिकॉज जहां पर भी इस तरह के टॉपिक्स आते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं कि यार शायद फैमिली के साथ तो नहीं देख पाएंगे, तो चलो हटाओ कोई और देखते हैं। नहीं, ये बिल्कुल फैमिली फिल्म है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो ट्रेलर भी है वो पूरे फैमिली मेंबर्स हैं। एक फैमिली ड्रामा है। सुमित इज प्लेइंग द हस्बैंड, एंड भाभी हैं, भाई जी हैं। तो ये एक फैमिली ड्रामा है जिसके साथ हर फैमिली का
कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करेगा. इनफैक्ट फिल्म में बच्ची है जो बोलती है कि आप मुझे ऑप्शनल यही पढ़ा दीजिए. सो यू नो इवन किड्स विल रिलेट. तो ये एब्सोल्यूट फैमिली एंटरटेनर एंड दैट इज द ब्यूटी इस फिल्म की कि एंटरटेनिंग होते हुए फैमिली ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए एक इतनी इम्पोर्टेंट बात कह जाना, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट. अच्छा, जस्ट बी ऑनेस्ट रकुल कि कॉन्शियसली आप इस तरह की फिल्म्स करना चाह रही हैं इस टाइम पर अपने करियर के कि जो यू नो लार्जर ऑडियंस को इम्पैक्ट करे और कुछ बड़े टॉपिक्स लेकर आए, या फिर इट्स जस्ट हैपनिंग बाय चांस कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? इट्स अ लिटिल बिट ऑफ बोथ. ऐसा नहीं है कि मैं प्लान करके चली हूँ, बिकॉज मैं ये दूसरी ही फिल्म है जो एक मुद्दे पे है. उससे पहले जितनी भी फिल्में हैं वो ऐसी नहीं है. एंड आई थिंक आई वांट टू डू एवरीथिंग. अगर एंटरटेनिंग वे में आपकी फिल्म को एक इम्पोर्टेंट बात कह जाती है तो उससे बेटर क्या है. अगर 10 लोगों का भी नजरिया बदल जाता है तो उससे बेटर क्या है. यू नो वो मेरा अच्छा कर्मा है कि 10 लोगों का की सोच बदल गई. बट हमारा लाइक सर सेड कि एंटरटेनमेंट हमारा फोरफ्रंट है. हम लोग एंटरटेनर्स हैं और मैं नाच गाना ठुमका वो टाइप भी करना चाहती हूँ और मैं इस तरह की फिल्में भी करना चाहती हूँ. यू नो एक वर्सेटैलिटी के साथ काम करना चाहती हूँ. एंड आई रियली थिंक कि आपकी बकेट लिस्ट में, बिकॉज चाहे कोई एक्टर माने ना माने, बट मुझे सच में लगता है कि हर एक्टर की कोई ना कोई बकेट लिस्ट होती होगी जहाँ पर उनके विश लिस्ट वाले कैरेक्टर्स होते हैं, कभी ये बनना है कभी वो बनना है, बिकॉज यू आर एन एथलीट योरसेल्फ. सो क्या आपकी भी लिस्ट में ऐसा कुछ कि कभी कोई अच्छी सी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म कर पाऊं? एब्सोल्युटली. अगर कोई स्पोर्ट्स ड्रामा आती है, कोई इंस्पायरिंग स्टोरी आती है तो व्हाई नॉट. मैं लव स्टोरी करना चाहूंगी आउट एंड आउट. मतलब आई रियली वांट टू डू अ लव स्टोरी. हिस्टोरिकल फिल्म करना चाहूंगी, स्पोर्ट्स बायोपिक. ओके तेजस, आप बताइए कि आपको लगता है, बिकॉज हमने काफी टाइम से एक पैटर्न देखा है जब से इस तरह की फिल्म्स आनी शुरू हुई, चाहे डॉक्टर जी थी, चाहे नुसरत भरूचा की आई थी जनहित में जारी, ये ऐसी फिल्म्स थी जिन्होंने भी देखी, जिन्होंने नहीं देखी दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट जिन्होंने देखी उन्होंने बहुत खुले दिल से उनको एक्सेप्ट किया और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की. आपको लगता है फाइनली ऑडियंस इन सब कॉन्सेप्ट्स के लिए रेडी है, इनके बारे में बात करने के लिए? आई थिंक है. मतलब पिछले 2-3 साल 4 साल से ये बदलाव जरूर दिख रहा है और बहुत अच्छा बदलाव है. मैं कहूँगा पॉजिटिव है. और ऐसे सब्जेक्ट्स जिसके बारे में कम बात होती है जी. ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब पे फिल्म्स आनी चाहिए क्योंकि फिल्म एक बहुत स्ट्रॉन्गर मीडियम है. और अगर ये फिल्म ऐसी हो कि जो आप अपनी पूरी परिवार के साथ बैठ के देख सके तो फिर और भी अच्छा है. तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ऑडियंस भी आ रहा है. और मुझे लगता है इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका OTT प्लेटफॉर्म, कि वो आपके घर में है. आपको जब चाहिए तब आपके बटन के ऊपर आप अवेलेबिलिटी देता है कंटेंट की. तो ये बहुत ज़रूरी है कि OTT ने भी जो पेनिट्रेशन किया है ऑडियंस में, उसका हमें फिल्मों को लेके काफ़ी फ़ायदा हो रहा है. एब्सोल्युटली, बिकॉज होता क्या है कि फिल्म्स लगती हैं थिएटर पर और 1-1.5 हफ्ता जितने टाइम वो चलती है रन करती है, और बाय चांस अगर आप फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द सिटी है या किसी भी चीज़ में बिजी हैं, आप नहीं जा पाए इवन इफ यू वांटेड टू वॉच दैट फिल्म, और फिर उसके बाद जब भी फिल्म टीवी पर आया करती थी तो पता नहीं आप अवेलेबल तब भी हो या नहीं हो. बट OTT का एक फायदा तो बहुत बड़ा हुआ है कि आप कभी भी कुछ भी चलाकर देख सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. सो दैट इज डेफिनेटली देयर. यहाँ पर आपने सेक्स एजुकेशन की बात करी, तो क्या अभी जहन में कोई और कॉन्सेप्ट भी है जो आप सोच रहे हो कि कभी इस पर भी फिल्म बननी चाहिए? बहुत लंबा लिस्ट है एक. बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जिस पे फिल्में बननी चाहिए, लेकिन अभी तो फोकस छतरी वाली के ऊपर ही पूरा है कि यही अच्छी बनी है या हमने कोशिश की है, हमारी बेस्ट फुट फॉरवर्ड हमने रखा है. अब ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करती है तो फिर हो गया. मतलब वही हमारा गोल है. ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि अब आगे. नहीं, फिल्में बनाते तो रहेंगे, वो तो रुक नहीं सकते, लेकिन ये फिल्म को अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाना ये भी उतना ही जरूरी है फिल्म बनाने के बाद. तो वो काम हम अभी कर रहे हैं. ZEE5 है जो हमें इतना अच्छा पुश दे रहा है, तो मुझे लगता है पहुंच ही जाएंगे. ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि पहुंचे, जरूर पहुंचे. बाकी रकुल आप बताइए, बिकॉज यू आर फ्रॉम अ सिख फैमिली फ्रॉम दिल्ली, एंड मैं भी पंजाबी फैमिली से, दिल्ली से हूँ, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि घर में ऐसी डिस्कशंस नहीं हो पाती. ये टॉपिक है जहाँ पर आप फिल्म बना रही है ताकि लोग शायद बात करना शुरू करें इन चीज़ों को लेकर और थोड़ा सीरियस ले. तो कोई मोमेंट याद है अपनी लाइफ का जब फैमिली में कभी किसी से इस चीज़ को लेकर डिस्कशन भी हुआ हो घर में भी? नहीं, आई थिंक माई मॉम आई वॉज वेरी क्लोज टू. अगर मुझे कुछ भी पूछना था, एंड ऑफ कोर्स जब आप बच्चे होते हो, यू नो यू आर इन योर हेड. इवन आई वॉज नॉट, you know, I didn't know everything, and maybe I didn't think the way I think today.
जब मैं हाई स्कूल में थी तब मुझे भी शर्म आती थी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो आपकी एक कंडीशनिंग हो जाती है सोसाइटी में। वो तो जब आप बड़े होते हो, इंडिपेंडेंट होते हो, आप काम करो, तो आपको लगता है ये तो बॉडी का बायोलॉजी है, ये तो इसमें इसके अलावा कुछ है नहीं, यू नो, ये सिर्फ हम लोगों ने टैबू बना दिया, टैबू है नहीं। और आपको एजुकेशन रहेगी तो बल्कि आप कुछ गलत कदम नहीं उठाएंगे या गलतियां नहीं करेंगे। सो आई फील मैं मॉम के साथ कुछ भी डिस्कस कर लेती थी अगर मुझे करना होता था, बट टुडे जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, आई डिस्कस्ड विद माय फादर एंड माय मॉम एंड उनको, मतलब उन्होंने जब ट्रेलर भी देखा, सो दे थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी, यू नो, प्रोग्रेसिव ट्रेलर, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि you can watch the trailer with your family, and the way you can watch the trailer with your family, you can watch the film with your family, you know. And actually the biggest thing is कि जैसे हमारी टैगलाइन है ना कि ऑप्शनल नहीं कंपल्सरी है, तो लाइफ में इसी का ऑप्शन किसी के पास नहीं है। सही बात है। तो फिर उसकी एजुकेशन का ऑप्शन क्यों हो, you know? So I think that is such a basic thing. So today I can talk about anything to my parents. Okay. बट अभी भी कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है आपके पेरेंट्स का? मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्क्रिप्ट आती है तो क्या आप उनसे डिस्कस करते हो उसके बारे में, या उनका इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं रहता कि वो मुझसे पूछते हैं, बट आई लाइक टू बाउंस एवरीथिंग ऑफ देम बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी स्मार्ट। सो आई गेट माय डैड्स ओपिनियन फॉर श्योर ऑन अ स्क्रिप्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उनको भेज भी देती हूँ कि आप पढ़ के बताओ आपको क्या लगा, मुझे अच्छी लग रही है। एक डिस्कशन कोई होना चाहिए ना। सी आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो मैं और किसी को नहीं जानती जिसके साथ मैं इस तरह से कंफर्ट से, पर वो एकदम जो मेरी फैमिली है वो ऑडियंस है, यू नो, दे लिव हियर, दे आर वेरी अवे फ्रॉम द होल फिल्मी वर्ल्ड, तो वो एक ऑडियंस की तरह पढ़ते हैं या ऑडियंस की तरह स्क्रिप्ट को समझते हैं। तो मुझे कहीं भी अगर मैं फंस जाती हूँ या मुझे कंफ्यूजन है कि करें कि नहीं करें, सो आई डिस्कस विद देम। अच्छा, इतने ओपन थे, और ये क्वेश्चन मैं पर्सनल लेवल पे ही पूछ रही हूँ, इतने ओपन थे कि कभी सैनिटरी नैपकिन्स लेने जाना था तो खुद मार्केट जाया करते थे? बिकॉज मैं हाँ, तो और कौन जाएगा? यही बात है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। तो और कौन जाएगा? अगर मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? हाँ, क्योंकि अभी भी ऐसा होता है, एंड you would be surprised, I don't know if you would be or you would not be, कि आज भी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कॉलीग्स हैं मेरे ऑफिस में एंड कभी कोई डिस्कशन हो रही थी तो वो कहती है यार मेरी तो मॉम ही लेके आती है अभी भी, तो दे आर नॉट इवन वेरी कंफर्टेबल कि वो खुद जाके इसकी शॉपिंग कर सके, एंड व्हिच एक्चुअली सरप्राइज्ड मी आल्सो, बिकॉज मुझे लगा था कि यार इतनी वो बड़ी बात है नहीं, मतलब नहीं तो। और जो लोग भी ऐसा सोचते हैं उनसे पूछो कि आप कहाँ से पैदा हुए, आप कैसे आए? मतलब ये साइंस है, ये हमारी एग्जिस्टेंस का सच है, यू नो। बाकी सब हम लोगों ने बाद में सीखा है, बट ये जब से हम लोग हजारों सालों से, दिस इज द ओनली ट्रूथ। एंड जब बाकी चीजों की शॉपिंग कर सकते हैं तो इसकी क्यों नहीं कर सकते? हाँ, व्हाट्स द बिग डील? जितना बड़ा हम अपने दिमाग में इन चीजों को बनाएंगे उतना बड़ा ये बनती जाएंगी। आई थिंक जितना हम एज अ कॉन्वर्सेशन नॉर्मलाइज करेंगे उतना, क्योंकि ये नॉर्मल बातें हैं, यू नो। अच्छा तेजस, आप बताइए इस फिल्म की क्या ऐसी खास बात है जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाली है, अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कोर्स, बिकॉज जब ट्रेलर देखा तो ट्रेलर तो बहुत लाइट हार्टेड लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से, बहुत एजुकेटिव और बहुत ही प्रीची स्टाइल में नहीं बताया जाएगा। क्या पूरी फिल्म में भी ये चीज है? जी, वही है चीज एक्चुअली, कि हम बड़ा ह्यूमरस तरीके से, लाइटर वे में हम ये चीज आगे बढ़ा रहे हैं, और लोगों को भी शायद वही पसंद आएगी। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसमें वो ड्रामा भी है, वो लव स्टोरी भी एक है उनके बीच में, गाने भी हैं, बट मैं कहता हूँ कि स्टोरी ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और किस तरह से हम बता रहे हैं लोगों को वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बिल्कुल भी हम वो वाली कड़वी गोली नहीं दे रहे हैं, दवाई वाली, वो हम बहुत अच्छी से उसको चॉकलेट में डाल के दे रहे हैं। तो चॉकलेट पसंद आएगी लोगों को, जो हंसी मजाक और लाइटर वे में है, लोग एंजॉय भी करेंगे। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अपने बचपन में या अपने यंगर जनरेशन में इनमें से कुछ बातें करते होंगे, तो रिकॉल वैल्यू भी आएगी उनकी, यार हाँ हम तो भी ऐसी बात करते थे कभी। एंड आई थिंक एक्टर्स वैसे ने माशाल्लाह बहुत अच्छे लिए हैं। एक्टर्स तो पूछो ये मत, आप बहुत मजा आया। रकुल थी पहली चॉइस, रकुल, सुमित, और मतलब आप बाकियों के नाम सुनेंगे, राजेश तेलंग जी है, डॉली जी है, उसके बाद में हमारे साथ सतीश कौशिक है, प्राची शाह, ये सारे लोग मतलब मंजे हुए एक्टर्स हैं। तो इनके साथ में मेरे लिए एज अ डायरेक्टर काम करना बहुत ही आरामदायक था। I'll just add, because इतना आरामदायक हम लोगों के लिए भी था, because sir made it so easy. You know, I think हम लोग सब ना, एक ऐसा नहीं था कि ओ हम टैबू फिल्म बना रहे हैं,
हम लोग सब एक फिल्म बना रहे थे जो हंसी मजाक में बन गई। हमारा 37 डेज का नॉन स्टॉप स्केड्यूल था, हम लोग सब आउट ऑफ स्टेशन थे, तो शुरू से लेके एंड तक सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, सब हंसते हंसते फिल्म बन गई। एंड दैट ऑलवेज गोज टू द कैप्टन ऑफ द शिप, बिकॉज किस तरह का एनवायरनमेंट ये सेट पे रखते हैं, किस तरह का प्रोफेशनलिज्म रखते हैं, किस तरह की इनकी टीम है, इट ऑल दैट्स व्हाट क्रिएट्स आवर बिलीफ इन द स्क्रिप्ट एंड द way that the environment is on the set. So I think that credit goes to him fully. इसीलिए हम लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं. He's like, no, I'm very surprised कि ये क्या बोल रही हैं. नहीं, मैंने बाहर जो आपने बताया था वही बोलिए ना, ठीक है, पैसे पहुंच जाएंगे. हाँ, थैंक यू. ये डील हो रही है, ये डील हो रही है कि दोनों अच्छा बोलते हैं एक दूसरे के बारे में. नहीं, बट हमें तो मजा आ रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट है. सो रकुल, यू आर वन ऑफ द फ्यू एक्ट्रेसेस ऑफ इंडियन सिनेमा जो साउथ सिनेमा और हिंदी सिनेमा दोनों को साथ लेकर बहुत लंबे समय तक चलती आई हैं. बिकॉज यूजुअली ऐसा रहा है कि अगर पहले साउथ कर रहे थे तो एकदम से साउथ छोड़ दिया एंड देन बॉलीवुड में ही काम किया, लेकिन आप दोनों को साथ में लेके चलते आई है. सो हाउ डू यू सी योर जर्नी सो फार? I don't know about साथ या you know like लेके चल पा रही हूँ नहीं पा रही हूँ, because obviously आपका concentration एक जगह तो कम हो ही जाता है, because आप एक टांग साउथ में और एक नॉर्थ में नहीं रख पाते, you know वो हो जाता है. So obviously मैं I am still working, but my number of films there have reduced largely. But having said that, I feel if I look at it, I'm just very grateful कि एक इंसान जिसको एक्टर बनना था और दूर दूर तक मालूम नहीं था कि एक्टिंग कैसे करनी है, पहले तो एक्टिंग कैसे करनी है, एक्टर बनते कैसे हैं, कुछ भी पता नहीं था. मुझे डेस्टिनी ने मौका दिया साउथ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस करने का, हर एक्टर के साथ वहाँ काम करने का, ऑलमोस्ट एवरी एक्टर, अच्छी फिल्में करने का, और फिर यहाँ की इंडस्ट्री यू नो एक्सपीरियंस करने का. सो बेसिकली आई हैव हैड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एंड आई एम स्टिल इन द प्रोसेस. आई थिंक अभी तो बहुत काम करना बाकी है, अभी तो शुरुआत है. सो आई जस्ट फील ब्लेस्ड एंड आई जस्ट कीप माई हेड डाउन एंड आई प्रे दैट इसी तरह से बस चलता रहे, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग बियॉन्ड माई वर्क. एंड उसके अलावा आपने कई लैंग्वेजेस भी सीख ली, जो आई थिंक काफी तेलुगु आई थिंक इज समथिंग व्हिच आई एम वेरी फ्लुएंट विद. तमिल मुझे समझ आ जाती है बट मैं उतना फ्लुएंटली बोल नहीं पाती, बट तेलुगु में बोल लेती हूँ. अभी जैसे आपने बोला कि आप बहुत ग्रेटफुल हो अपनी जर्नी को लेकर, एंड ग्रेटफुल इज द ओनली वर्ड जो आपके जहन में आता है इसके बारे में सोचते हुए, तो आप लगता है कहीं ना कहीं कि एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए जो पहली फिल्म को साइन किया था इन्होंने, जस्ट एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के उससे कि हाँ 4-5 लाख, क्योंकि मैं आपके कई इंटरव्यूज देख रही थी और आपने इस बारे में बात करी है, तो थोड़ा सा आप हमें बताओ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए कैसे एकदम से लगा कि करना है ये वाला प्रोजेक्ट? नहीं, मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी आफ्टर स्कूल. जैसे मैं 18 ईयर्स की हुई, 2 दिन बाद मैंने अपना फोलियो डैड ने खिंचवाया, उन्होंने कहा था 18 के हो जाओ फिर करा लेना. सो 18 के होने के 2 दिन बाद फोटोज हमने खींची और वो किसी को मिल गई. एंड देन द रीजन, तो मुझे ये तो पता था कि एक्टिंग ट्राई करनी है, ये नहीं पता था कि 1 महीने में मुझे एक ऑफर आ जाएगा. और मुझे आइडिया ही नहीं था कि साउथ की इंडस्ट्री भी होती है, मतलब कॉल इट माई इग्नोरेंस, लेकिन दिल्ली में आप फौजी बैकग्राउंड से आप फिल्मों के बारे में ज्यादा नहीं जानते. तो मुझे साउथ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं था. तो जब कॉल आया और उन्होंने कहा ये है वो है, पहले तो मैंने मना कर दिया. जब दोबारा आया तो मैंने कहा चलो पॉकेट मनी के लिए कर लेते हैं. घर में 2500 इज द पॉकेट मनी आई गेट, आई मेक मनी इन लैक्स. और मुझे था कि आई विल बी द फर्स्ट वन इन माई फ्रेंड्स टू हैव अ कार. So I was the first one in my friends. उस टाइम वो गाड़ी आई थी रिट्स. तो मैंने रिट्स खरीदी थी, फिर खुद में चला के कॉलेज जाती थी. तो वो उस टशन के लिए. लेकिन अब लगता है कि वो एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लालच वाली चीज कहाँ लेकर आ गई आपको? देखो, वो करना तो हमेशा था, बस मेरी एक रीजन पहली फिल्म इतनी जल्दी करने का वो था. ट्राई तो मैं फिर भी करती, और वो फिल्म करने के बाद भी मैं 2 साल फिर ब्रेक दी, बिकॉज मैं कॉलेज खत्म करना चाहती थी. और कॉलेज के बाद मैंने फिर प्रॉपर्ली बॉम्बे शिफ्ट हो गई और अटेम्प्ट किया और ऑडिशंस किए. सो आई जस्ट फील कि आपकी जो भी जर्नी होती है ना, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है और कोई एक रीजन के लिए होती है. सो आई एम ग्लैड कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अच्छा हुआ. बहुत अच्छा हुआ, वरना हम यहाँ थोड़ी देख पा रहे हैं. अच्छा, OTT पर आपकी छतरी वाली भी आ रही है, और OTT आई बिलीव कि आप दोनों फॉलो भी करते होंगे. आई अंडरस्टैंड कि बिजी शेड्यूल रहता है, बट जब भी मौका मिलता है तो ठीक है. सो लास्ट कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है, वेब सीरीज या फिल्म, जो OTT पर देखे और लगा कि यार इसका पार्ट होना चाहिए था? इसका ऐसे तो बहुत है यार, बहुत है. वाओ. इंडियन बताना है कि एनी? अभी आजकल तो इतना वास्ट है और कोई इतना वास्ट है, and इतना वास्ट है, सडनली व्हेन यू थिंक ऑफ इट यू फॉरगेट कंप्लीटली. यू फॉरगेट कि कौन सा शो बोलना है, क्या बोलना है. अच्छा, अभी इंडियन में कौन सा देखा रिसेंटली? आई एम वाचिंग खाकी.
महारानी, महारानी, आई रियली लाइक्ड व्हाट शी डिड. और टब्बर एक शो था, जी का ही शो था, वो भी बहुत अच्छा था और उसको रिसेंटली भी काफी अवार्ड्स भी मिले हैं टब्बर को. सो आई थिंक बहुत सारे शोज हैं. मुझे क्वांटिको बहुत पसंद है. आई फील उस तरह का कुछ आए, सो आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट, बिकॉज यू नो लाइक एक्शन एंड कॉप ड्रामास, फीमेल कॉप ड्रामास बहुत पसंद है. सो या. ओके तेजस, आपने कौन सा लास्ट प्रोजेक्ट देखा जो बहुत पसंद आया? सी OTT के तो ये इनमें से 2-3 तो मैंने भी देखे, मुझे पसंद आया. लेकिन कल मैंने ना एक अलग ही एक्सपीरियंस मुझे मिला और मैंने एवेटार देखा, एवेटार 2. तो वो भले ही वो OTT पे नहीं आया अभी, वो आएगा इवेंचुअली, बट आई थिंक सारे शोज में जो कॉमन चीज होती है वो ये है, गेम ऑफ थ्रोन्स हम लोग इतने साल से देखते हैं कि उनका जो भी शो बनता है उसमें अगर वो डेडिकेशन से पूरा सिंसियरली बनाया जाए तो वो बहुत अच्छी से सक्सेसफुल होता है, लोगों तक पहुंचता है. और आई थिंक OTT में ये आपको मौका भी मिलता है अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट कर रहे हैं, सीरीज बना रहे हो और हमेशा सीजन 2 की बात आप करते रहते हैं दिमाग में कि ये सीजन चले फिर दूसरा भी आए. इसका मतलब आप लंबे समय तक उस सब्जेक्ट के साथ रहते हो. तो फिल्म मेकर के लिए वो मुश्किल भी है लेकिन एक बहुत अच्छा ब्लेसिंग भी है कि आप ज्यादा काम कर पाते हो उसके ऊपर. तो ऐसे बहुत सारे शोज है लॉन्ग फॉर्मेट के. अभी खाकी रिसेंटली मैंने भी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत सिंपल तरीके से बनाया हुआ है, बहुत सिंपल, नो नॉनसेंस, एब्सोल्युटली टू द पॉइंट सब्जेक्ट से लेके तो अच्छा बनाया हुआ है. एंड वो काफी लंबे टाइम तक वो ट्रेंडिंग पर भी रहा, लोगों ने बहुत शौक से देखा उसको. बहुत अच्छा कंटेंट आ गया. आई थिंक द ब्यूटी ऑफ OTT इज कि आप लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट में कितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. कई कहानियां होती है जो इंपॉर्टेंट होती हैं पर वो आप 2 घंटे में 3 घंटे में नहीं बता सकते. और आजकल 3 घंटा भी लोगों को लंबा लगता है फिल्म के लिए. हाँ. उससे ज्यादा आप 6 एपिसोड कर दीजिए आधे घंटे के. सो बिकॉज लोगों के पास टाइम नहीं है, यू नो, जो इतने बिजी, वर्ल्ड बहुत बिजी हो गया है. सो आई फील इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ इतना सारा डिफरेंट टाइप का कंटेंट OTT पे भी आ रहा है. अच्छा, डू यू बोथ रियली फील कि दिस इज द टाइम जब विमेन ड्रिवन फिल्म्स, वेब सीरीज को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं खुशी से? I feel it's not just about women driven. I think it's about good content. It's not about man or woman. It's a good film जिसको लोग accept कर रहे हैं, या good piece of content जिसको लोग accept कर रहे हैं. क्योंकि अगर women driven accept हो रहे हैं तो दूसरे भी हो रहे हैं, और दूसरे, I think the good thing is people are just accepting for good stories now. Content is king or queen. So I think that's what's working. I think hero जो है ना वो definition change होनी चाहिए, हो भी रही है. हीरो का कोई जेंडर नहीं होता है. हीरो होता है, वो लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या स्क्रिप्ट हो सकती है. बट कहने का मतलब है कि अगर आप देखें कि पहले बोलते थे हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेसेस, आई थिंक आर्टिस्ट होते हैं, उसका जेंडर नहीं होता है. वो रोल निभाते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो फिर वो जेंडर में आ जाते हैं. बट आर्टिस्ट तो अपनी कला दिखाने के लिए, तो आई थिंक विमेन सेंट्रिक ऐसा नहीं बोलना चाहिए. डेफिनेटली आज उनको भी उतना वॉइस मिल रहा है जो कि वो हमेशा से डिजर्व करती है. एब्सोल्युटली. मतलब मेरी इसके पहले वाली फिल्म वो भी विमेन सेंट्रिक की थी, ये तो कोइंसिडेंस है जी. और मुझे अच्छा भी लगता है अगर कोई बोलता है अरे आप टाइप कास्ट हो रहे, तो मैं बोला क्यों नहीं. यू नो, बट एक्चुअली देखा जाए ना तेजस, आई वाज थिंकिंग कि पुराने जमाने में आप देखिए जब 70s 80s की फिल्में भी होती थी, रेखा जी, जया जी, यू नो, मधुबाला के टाइम से उनके क्या क्या रोल्स होते थे. यू नो, श्रीदेवी मैम, तब्बू मैम, अमेजिंग. इट्स ओनली द लास्ट, आई थिंक अभी पिछले 4-5 साल से पहले के जो लास्ट 10-15 साल है, जब हम लोग, जहाँ हम लोगों ने यू नो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी फीमेल राइटिंग को. बट उससे पहले जहाँ तक मुझे याद है, इवन काजोल मैम, यू नो, काजोल, तब्बू, इन सब ने क्या अमेजिंग रोल्स थे. दैट्स व्हाई दे टुडे आल्सो इफ दे डिसाइड टू कम बैक इन फिल्म्स आफ्टर अ ब्रेक आल्सो, तो वो उनकी फिल्में चलती हैं, यू नो, अप्रिशिएट होती हैं. सो आई थिंक वो बीच का ही एक फेज था जहाँ पे नहीं हो रहा था, व्हिच अगेन इज स्टार्टेड हैपनिंग. इट्स ऑल कमिंग बैक. इट्स ऑल कमिंग बैक. अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं नहीं और बहुत लोगों ने बोली है, मैं सच में आपकी राय जानना चाहती हूँ उसके ऊपर कि रकुल प्रीत इज द न्यू लेडी आयुष्मान खुराना. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? मैं नहीं, आई वुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट लेट रकुल बी रकुल, बिकॉज रकुल इज, यू नो, आई मीन, आई थिंक hats off to Ayushmann for the kind of choices he made.
I think to be the first one in the industry to start a conversation on taboo topics, whether it was from his first film Vicky Donor or doing Shubh Mangal, सावधान, या उन्होंने इतने अलग अलग टॉपिक्स पे फिल्में बनाई है जो ह्यूमैनिटी की रियलिटी है कि कभी किसी के बाल जा रहे हैं, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, एंड इट टेक्स गट्स टू डू. लेकिन मैं ऐसा मतलब आई थिंक बिकॉज ऑफ एन एक्टर शोइंग स्ट्रेंथ इन सर्टन स्क्रिप्ट्स बाकी एक्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है. यू नो, आई थिंक उन्होंने वो एक पाथवे बना दिया ताकि आज अगर किसी को भी एक सेंसिटिव सब्जेक्ट पे फिल्म बनानी है तो सक्सेसफुल फिल्में हैं उसे सपोर्ट करने के लिए. तो एज डायरेक्टर्स में भी फेथ आ गया है कि हाँ वो भी चली थी तो हम भी अच्छी बनाएंगे तो चल सकती है. प्रोड्यूसर्स में है, actors में है. So I think somewhere he has led that path. So that's very good, and you know I think every actor should be thankful to you know for that. लेकिन मैं ऐसे कोई competition नहीं करूँ. मुझे जो स्क्रिप्ट अच्छी लगती है मैं वो चूज कर लेती हूँ. मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ. हो सकता है कि उनका बायोपिक ये करें बाद में. ये हो सकता है. You never know. नहीं, honestly I also think कि at the end of the day Rakul is Rakul and let her be that only. Yeah, maybe I'll make different choices. No, but I think particular for her, आप उधर देखिए प्लीज. तो मुझे इनके बारे में ये अच्छा लगा कि इनकी आप मुझे अलग से बताओ. हाँ नहीं ऑनेस्टली बता रहा हूँ. इनकी फर्स्ट फिल्म मैंने देखी, इनकी फर्स्ट फिल्म जो मैंने देखी है वो है दे दे प्यार दे. अच्छा, उसमें और छतरी वाली में जमीन आसमान का फर्क है उस कैरेक्टर में. और मुझे ये लगा कि मतलब कहीं पे भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि वो ये तो एक पर्टिकुलर टाइप की फिल्म ही करेगी कि कमर्शियल फिल्म है, नाच गाने वाली बस उतना ही हो. ऐसा नहीं है. उस फिल्म में भी उनका उतना ही कॉन्फिडेंस दिखा और रनवे 34 में भी उतना ही कॉन्फिडेंस दिखा और छतरी वाली तो अभी आप देखेंगे जी. तो आई थिंक वर्सेटैलिटी जो है वो है. इसीलिए आपने आज ये भी बोला कि आयुष्मान, लेडी आयुष्मान, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू टेक सच डिसीजंस जो उन्होंने लिए हैं. मुझे लगता है वर्सेटैलिटी है. एंड सबके सब जिस तरह से इनकी जर्नी को देखते हैं तो वो क्लियरली दिखता है द काइंड ऑफ चॉइसेस शी इज आल्सो मेड. जैसे आयुष्मान ने भी आपने बोला कि उनकी चॉइसेस को हैट्स ऑफ है, वैसे आपके लिए भी है बिकॉज आपने अपने आप को एक तरफ रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा कि मुझे इसी तरह के रोल्स में आगे जाना है. किसी भी एक्टर को नहीं करना चाहिए बिकॉज एक्टर मतलब एक्टिंग. तो कितनी अमेजिंग प्रोफेशन है हमारा कि आप रोज अलग अलग इंसान की तरह एक्ट कर सकते हैं. तो उसमें अपने आप को लिमिट क्यों करना. सही बात है, फायदा पूरा उठाना चाहिए. पूरा फायदा उठाना चाहिए. अच्छा, तो इस चैट को, क्योंकि अगर मैं बात करूंगी तो पूरा दिन निकल जाएगा एंड मुझे बहुत लोग यहाँ पे घूरे कि भाई खत्म कर दो. सो इट्स ओके, आई जस्ट रैप इट अप. लेकिन एक लास्ट सवाल के साथ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी रकुल, मुझे याद है, तो मुझे पता चला कि आपको म्यूजिक, आप बहुत म्यूजिकली इंक्लाइंड हो. तो अभी इस टाइम पर कौन सा गाना जो लूप पर चल रहा है? अरे अभी तो मैं ये बोलूंगी पटाखा कुड़ी होना चाहिए, है ना. क्योंकि आपने जो ट्रेलर में गाना सुना है वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है. बट वो बहुत ही कैची गाना है एंड मुझे ना वो नाम भी बहुत अच्छा लगता है, पटाखा कुड़ी. सो आई थिंक वो मेरे लिए भी हैशटैग, मतलब मैं अपने दोस्तों को बोलूंगी हैशटैग कॉल मी दैट. यू नेवर नो, कल रकुल प्रीत फिर जैसे ये गाना रिलीज हो तो उनके बाद उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जो ऊपर जाता है ना हैशटैग में लिखते हैं पटाखा कुड़ी और यही लोग बुलाना शुरू कर दे. तेजस, आपके भी जहन में यही गाना है अभी? मेरे जहन में ये भी गाना है और हमारा टाइटल ट्रैक है छतरी वाली जी, वो भी गाना आएगा. तो हमने कोशिश की है कि वो भी रूटीन ना बने, कुछ अलग बने. तो वो भी एक गाना है जो फिलहाल चल रहा है. ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू बोथ द रिलीजेस जब भी ये गाने आए, और लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑफ द फिल्म. थैंक यू. जिसका काफी इम्पैक्ट हमें लग रहा है पड़ सकता है लोगों पर, एंड आई रियली होप कि पड़े कहीं ना कहीं. बट आप दोनों से बात करके दिल्ली में आज बहुत मजा आया एंड आई विश यू बोथ ऑल द वेरी बेस्ट. और आई रियली होप कि ये फिल्म जिस मकसद से आपने बनाई है, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, लेकिन जो मैसेज देना चाहती है वो जरूर दे लोगों को. थैंक यू सो मच. थैंक यू.